तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके अंतर्गत हम राजस्थान की नदियों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अंतर्प्रवाही नदियाँ और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्प्रवाही नदियों के बारे में। ये हमारे राजस्थान के अपवाह तंत्र का 60% हिस्सा बनाती है। इसके अंतर्गत हम घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी जिसको साहिबी नदी भी कहते हैं, पाणगंगा नदी, रूपारेल नदी और कांकनी नदी, ये कांकनी नदी, ये नदियाँ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी के बारे में बात करें तो घग्गर नदी का उद्गम क्या है। उसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक पहाड़ियाँ है, ठीक है, शिवालिक हिमालय है, उसकी जो एक काल का पहाड़ी वहाँ से होता है। तो घग्गर नदी का उद्गम की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक हिमालय है उसकी काल का पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अपवाह की बात करें तो कौन कौन से राज्यों में बहती है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान, तो इनके अंदर बहती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में श्री गंगानगर जिला, अनूपगढ़ जिला और हनुमानगढ़ जिला, इन जिलों के अंदर ये बहती है और इसका है पपुआ क्षेत्र। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक ये जाती है। कहाँ तक? फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक चली जाती है। जब भी इसके अंदर बाढ़ आती है, अधिक पानी आता है। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कौन कौन से एरिया हैं, तो बात करें हनुमानगढ़ में तो हमारे तलवाड़ा झील है। हनुमानगढ़ में ही हमारे कालीबंगा और पीलीबंगा ये सभ्यताएं हैं। तो घग्गर नदी के किनारे की बात कर रहे हैं हम, तो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में तो तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ में ही हमारे कालीबंगा और हनुमानगढ़ में हमारे पीलीबंगा सभ्यता है। फिर बात करें घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी की और किन किन नामों से जाना जाता है। घग्गर नदी के अन्य नामों की बात करें तो सरस्वती नदी, इसको प्राचीन काल में कहते थे, मृत नदी, सोता नदी या नट नदी, दृष्टद्वती नदी, तो ये हमारी घग्गर नदी के पुराने नाम है या दूसरे नाम है जिन नामों से इनको जाना जाता है। बात करें हम द्रव्यदती नदी जयपुर में बहती है, ये दृष्टद्वती नदी है। ये दृष्टद्वती नदी और द्रव्यदती दो नदियाँ अलग अलग है। जो द्रव्यदती नदी है ये जयपुर के अंदर बहती है और द्रव्यदती नदी को अमानिशा नाला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमानिशा नाला। तो ये हम बात कर लेते हैं हम घग्गर नदी की उद्गम की बात करें। घग्गर नदी का तो काल का पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से होती है। फिर राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो तलवाड़ा गांव है हनुमानगढ़ में, टिब्बी तहसील के अंदर, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर बात करें हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है, इसको नाली या पाट कहते हैं। अब इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की, पीलीबंगा सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं। साथ ही एक झील भी है यहाँ पे, तलवाड़ा झील, ठीक है। पाकिस्तान में जब घग्गर नदी का अपवाह होता है तो उसे कहते हैं हकरा। कौन सा? हकरा क्षेत्र कहते हैं। और लास्ट में ये फोर्ट अब्बास तक जाती है। ये जो घग्गर नदी कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास तक जाती है, जब इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसको हमने देख लिया। अब बात करते हैं घग्गर नदी की विशेषताओं की। घग्गर नदी की विशेषताओं की बात करें हम तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से? तलवाड़ा नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। घग्गर नदी इंडो ब्रह्म नदी और शिवालिक नदी का हिस्सा है। इसकी इंडो ब्रह्मा नदी और शिवालिक नदी है ना, इसका हिस्सा बनती है। राजस्थान में हिमाचल की ओर से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, जो हिमाचल की ओर से आती है। घग्गर नदी है जो सरस्वती नदी है, इनके प्राचीन मार्गों को खोजने के लिए श्री राम बार्डरे और हनुमंतर राम को नियुक्त किया गया था। इसका सरस्वती नदी है घग्गर नदी के प्राचीन मार्ग को, ये वर्तमान में तो इधर से बहती है, पहले के टाइम पे इधर से बहती थी। इसके बारे में पता करने के लिए श्री राम बार्डरे और हनुमंतर राय को नियुक्त किया गया था। घग्गर नदी भारत और राजस्थान की सबसे लंबी अंतरप्रवाही नदी है। घग्गर नदी क्या है? राजस्थान की और भारत की सबसे लंबी अंतरप्रवाही नदी है। तो हमने इस चीज़ को देख लिया है। बात करें तो राजस्थान में सबसे लंबी अंतरप्रवाही नदी कौन सी है? कांतली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतरप्रवाही नदी कांतली नदी है, जबकि भारत की और राजस्थान की
अंतर्प्रवाही नदी सबसे बड़ी कौन सी? घग्गर। ये तो आप समझते हो भारत में, राजस्थान की दो अलग अलग चीजें। राजस्थान की अर्थात ये राजस्थान से होके बहनी चाहिए, राजस्थान में पैदा नहीं हो, जबकि हमारे अंतर्प्रवाही नदी कांतली है, ये राजस्थान में ही जन्म लेती है, राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। फोर्ट ऑफ बास क्या? घग्गर नदी का आखिरी स्थान है जो कहाँ पे? पाकिस्तान। अब बात करें घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र की। घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र की बात करें तो नाली या पाट कहते हैं हनुमानगढ़ में। राजस्थान में हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? नाली या पाट। क्या कहा जाता है? नाली या पाट कहते हैं। हकरा की बात करें तो पाकिस्तान में घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हकरा। पाकिस्तान में घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या बोला जाता है? हकरा कहा जाता है। एक भेड़ की नस्ल है नाली, जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पास है। ठीक है, नाली क्या है? एक भेड़ की नस्ल भी है जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पास पाई जाती है। फिर आता है आपकी कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी, काठली नदी भी कह सकते हैं इसको। अब इसके उद्गम की बात करें तो कांतली नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले के रेवासा गांव की खंडेला पहाड़ी से होता है। कहाँ? सीकर के रेवासा गांव की खंडेला पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अफवाह की बात करें तो यह नीम का थाना जिला, सीकर जिला, झुंझुनू जिला, ठीक है, तो इनको तोरावटी जिले कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तंवर वंश के शासकों का शासन रहा था किसी टाइम पे, तो इनका अपवाद क्षेत्र है। लंबाई की बात करें तो कांतली नदी की कुल लंबाई ज़्यादा नहीं है, कितनी? 100 किलोमीटर है। अब कांतली नदी की विशेषताओं की बात करें तो कांतली नदी को काटली नदी भी कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कांतली नदी कहें, काटली नदी भी कह सकते हैं। राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? कांतली नदी। राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? कांतली नदी है। कांतली नदी के किनारे कौन कौन से शहर, ये क्या क्या स्थित है? हमारे एक तो गणेश्वर सभ्यता, एक हमारी सोनारी सभ्यता। कौन कौन सभ्यता? गणेश्वर और सोनारी सभ्यता हमारे कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो हम बात कर लेते हैं कांतली नदी की। तो ये हमारी उद्गम की बात करते खंडेला पहाड़ी है सीकर के अंदर रेवासा गाँव में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अब ये क्या? गणेश्वर सभ्यता नीम थाना के अंदर और एक सोनारी सभ्यता खेतड़ी के अंदर, ये दो स्टार बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये दो सभ्यता है इसके किनारे स्थित है, जो कांटली या कांतली नदी कह सकते हैं। और ये किस क्षेत्र में बहती है? तोरावटी क्षेत्र में। कहाँ बहती है? तोरावटी क्षेत्र के अंदर ये बहती है। अब बात करते हैं तोरावटी की। तो तोरावटी क्षेत्र की बात करें, तोरावटी क्षेत्र क्या है? तो राजस्थान कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। राजस्थान में क्या कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र क्या बोलते हैं? तोरावटी कहते हैं। अब तोरावटी में कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं? नीम का थाना जिला, सीकर जिला, झुंझुनू जिला, तो ये जिले हमारे क्या है? तोरावटी क्षेत्र में शामिल होते हैं। तोरावटी क्षेत्र के तंवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तंवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध है तोरावटी क्षेत्र। अब आती है हमारी अगली नदी, और अगली नदी हमारी कौन सी है? साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। साबी नदी की बात करते हैं, इसको साहिबी नदी भी कहते हैं। साबी नदी को साहिबी नदी भी कहा जाता है। उद्गम की बात करें तो साबी नदी का उद्गम राजस्थान के जयपुर जिले की सेवर पहाड़ी से होता है। तो राजस्थान की जयपुर जिले की जो सेवर पहाड़ी है, यहाँ से होता है इसका उद्गम। आगे बात करें इसका अफवाह की, तो अफवाह क्षेत्र की बात करें तो जयपुर जिला है तो अफवाह में, एक हमारा कोटपुतली जिला, बहरोड जिला और अलवर जिला, तो ये हमारे 4 जिले हैं जो इसका अफवाह क्षेत्र में शामिल है। तो साबी नदी, साहिबी नदी की बात करें तो इसको देख लेते हैं। तो उद्गम की बात करते हैं सेवर पहाड़ी जयपुर की, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसको साबी नदी या साहिबी नदी भी कहते हैं। इसके किनारे पे जोधपुरा सभ्यता है। इसके किनारे क्या? जोधपुरा सभ्यता है। हरियाणा में इसका दूसरा नाम है नजफगढ़ का नाला। हरियाणा में इसको किस नाम से जाना जाता है? नजफगढ़ का नाला के नाम से जाना जाता है। और ये हरियाणा गुड़गांव के मैदान तक जाकर समाप्त होती है। ये कौन सी नदी? साबी नदी या साहिबी नदी। आगे हम देखेंगे विशेषताओं की। तो साबी नदी को साहिबी नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? साबी नदी को साहिबी नदी भी कहते हैं। साबी नदी का अंतिम स्थान देखें तो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में या गुरुग्राम मैदान तक ये जाती है। साबी नदी के किनारे क्या है? जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। क्या हुआ है? साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। और जोधपुरा सभ्यता से क्या? हाथी दांत के अवशेष मिले। क्या मिले? हाथी दांत के अवशेष
मिले किससे? जोधपुरा सभ्यता से। साबी नदी क्या राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा के गुरुग्राम मैदान में जाके समाप्त होती है। तो साबी नदी की बात कर ली हमने। तो साबी नदी क्या राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा के गुरुग्राम मैदान में जाके समाप्त होगी। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में साबी नदी को नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं। ये नाम बदल जाता है, हमारे यहाँ तो इज्जत दी जाती है साहिबी नदी, साबी नदी, और हरियाणा में क्या बोलते हैं? नजफगढ़ का नाला। और साबी नदी क्या राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी है। ये नदी हमने देख ली साबी नदी। अब आगे बात करेंगे हम अगली नदी, वो है हमारी बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी की बात करें हम तो बाणगंगा नदी का उद्गम क्या बैराट की पहाड़ी जो कोटपुतली बहरोड में पड़ती है वहाँ से होता है। कौन सा जिला? कोटपुतली बहरोड जिला है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अपर क्षेत्र की बात करें तो जयपुर जिला, कोटपुतली जिला, बहरोड, दौसा, भरतपुर, इन जिलों के अंदर से बह के जाती कौन सी नदी है? हमारी बाणगंगा नदी। तो इसके देख लेते हैं अफवाह की उद्गम कहाँ से था? बैराट की पहाड़ी जयपुर से। उद्गम कहाँ से था? बैराट की पहाड़ी जयपुर से। इसका जल हमारे रामगढ़ बांध है ना जयपुर, इसमें भी जाता है। अब बात करिए बाणगंगा नदी है। अब क्या अजान बांध बनाया हुआ कहाँ पे? केवला देवी भरतपुर में। क्या केवला देवी भरतपुर के अंदर अजान बांध बना हुआ है। और ये लास्ट में किस में जाके मिल जाती है? यमुना नदी में। एक पांचना बांध करौली के अंदर है, उससे भी इसकी लिंक है, अर्थात इससे ये जुड़ा हुआ है। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। इसको जूम आउट कर देता हूँ, वैसे भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात करें बाणगंगा नदी के दूसरे नामों की। बाणगंगा नदी के दूसरे नामों की बात करते हैं, इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी भी कहते हैं। कौन कौन सी नदी? अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी भी कहते हैं इस नदी को। विशेषताओं की बात करें तो वे सहायक नदियाँ जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती उन्हें कहते हैं रुंडित नदी। रुंडित नदी अर्थात रूसने वाली नदी, अर्थात नाराज होने वाली नदी। तो वे नदियाँ जो हमारी जो मुख्य नदी है उसमें मिलने से पहले समाप्त हो जाए वो क्या कहलाती है? हमारी रुंडित नदी। जैसे कि हमारी बाणगंगा है, पहले इसमें क्या पानी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए काफ़ी दूर तक जाती थी। अब ये क्या है, जो इसकी मुख्य नदी कौन सी? यमुना नदी, उसमें मिलने से पहले पहले ही क्या है? समाप्त हो जाती है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? रुंडित नदी कहते हैं। फिर आता है आपका बाणगंगा नदी, राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी है। बाणगंगा नदी क्या है? राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी है। बाणगंगा नदी को 2012 में अंतःप्रवाही नदियों में शामिल किया गया था। इसमें शामिल किया गया था, अंतःप्रवाही नदियों में शामिल कर लिया गया था। बाणगंगा नदी पहले यमुना में जाके मिलती थी, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बाणगंगा नदी पे बांधों की बात करें तो 2 बांध बनाए गए हैं। बाणगंगा नदी पे क्या 2 बांध बनाए गए हैं। और बांध कौन कौन से? हमारे रामगढ़ बांध और अजान बांध। कौन कौन से बांध है? रामगढ़ बांध और अजान बांध, 2 बांध बनाए गए हैं। रामगढ़ बांध की बात करते हैं, ये हमारे जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पे? जयपुर ग्रामीण जिले में रामगढ़ बांध क्या बाणगंगा नदी पे बना हुआ है। हमारा दूसरा बांध है कौन सा? अजान बांध। कौन सा बांध है? अजान बांध। अजान बांध की स्थिति देखें तो ये केवला देवी अभ्यारण्य है भरतपुर के अंदर, वहाँ बना हुआ है। अजान बांध बाणगंगा नदी पे बना हुआ है। जब अजान बांध में पानी की कमी होती है तो क्या होता है? अजान बांध में पानी की कमी होती है, तब यमुना जल आपूर्ति किससे की जाती है? यमुना लिंक नहर से और पांचना बांध से की जाती है। अजान बांध में पानी की कमी होती है, तो हमने चित्र में भी देखा था इसको। अजान बांध में पानी की कमी होती है तो पानी कहाँ से आता है? यमुना लिंक नहर से। तो इसकी जलापूर्ति किससे होती है? यमुना लिंक नहर से। और कहाँ से की जाती है? पांचना बांध करौली से। अब आपको ये भी बता दें, पांचना बांध इकलौता बांध है राजस्थान का जो मिट्टी से बना हुआ है। यमुना नदी, यमुना लिंक नहर है, यमुना नदी से निकाली गई है। पांचना बांध गंभीर नदी पर बना हुआ है। किस पे? गंभीर नदी पर बना हुआ पांचना बांध, तो वहाँ से पानी आता है। अगली हमारी अंतःप्रवाही नदी है, कौन सी है? रूपारेल नदी। कौन सी? रूपारेल नदी। ध्यान रखना, रूपनगढ़ नदी अलग है, रूपारेल नदी अलग है। रूपनगढ़ नदी है वो सांबर झील के अंदर जाके मिलती है, ये रूपारेल है। रूपारेल की बात करते हैं, इसका उद्गम अलवर जिले की उदयनाथ पहाड़ी से होता है। कहाँ से? अलवर जिले की जो उदयनाथ पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके अफवाह की बात करें तो इसका अफवाह 2 जिलों के अंदर होता है। कहाँ का? अलवर और भरतपुर में। कहाँ का होता है इसका अफवाह? अलवर और भरतपुर में इसका अफवाह क्षेत्र होता है। विशेषताओं की बात करें तो रूपारेल नदी को वराह नदी भी कहा जाता है। रूपारेल नदी को क्या कहते हैं? वराह नदी भी कहते हैं। रूपारेल नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी है।
रूपा रेल नदी क्या राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसको जूम करके मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ कि हमारी रूपा रेल नदी है। तो रूपा रेल नदी का उद्गम की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में यहाँ से होता है। ये हमारी रूपा रेल नदी बहती है। बहती बहती क्या है, मोती झील भरतपुर के अंदर तक जाती है। और इसका एक नहर निकाली गई है, इससे मोती की सुजान गंगा नहर निकाली गई है। और ये नहर क्या करती है, जो लोहागढ़ किला है उसके चारों तरफ क्या है, एक खाई बनाई गई है। क्या एक खाई बनाई गई जिसमें क्या पानी की आपूर्ति किससे की जाती है, सुजान गंगा नहर से। और ये कहाँ से आती है, मोती झील से। तो रूपा रेल नदी को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो हमने इसको देख लिया रूपा रेल नदी को। अब आती है हमारी कौन सी, मोती झील। मोती झील की बात करते हैं, स्थिति इसकी क्या है, भरतपुर राजस्थान में। मोती झील क्या है, एक मीठे पानी की झील है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। मोती झील को क्या बोलते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मोती झील से भरतपुर को सिंचाई के लिए जलापूर्ति मिलती है। मोती झील से क्या भरतपुर को जलापूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिलता है। मोती झील में क्या रूपा रेल नदी का पानी आता है। क्या होता है, मोती झील में रूपा रेल नदी का पानी आता है। अर्थात मोती झील में जलापूर्ति क्या रूपा रेल नदी से होती है। किससे आता है, रूपा रेल नदी का पानी आता है, इसलिए रूपा रेल नदी के द्वारा इसमें जलापूर्ति होती है। अब आगे आती है हमारी सुजान गंगा नहर। तो सुजान गंगा एक लिंक या चैनल, जल चैनल है, जो मोती झील और लोहागढ़ दुर्ग इन दोनों को आपस में जोड़ता है। क्या सुजान गंगा एक लिंक है, ये जल चैनल है, जो क्या करता है, लोहागढ़ और मोती झील इन दोनों को आपस में जोड़ता है। अब बात करते हैं लोहागढ़ की। तो लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ एक खाई बनी हुई है, जिसमें क्या सुजान गंगा जल चैनल के द्वारा मोती झील से पानी की आपूर्ति की जाती है। और लोहागढ़ किला कहाँ है, भरतपुर। यदि आपने सुना हो किलों के बारे में, तो राजस्थान का एकमात्र किला है लोहागढ़, जिसको कभी आज तक जीता नहीं गया। इस पर क्या गोले दागे गए थे, लेकिन इससे लोहागढ़ किले पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली हमारी नदी आती है कांकनी नदी या कांकने नदी। तो कांकनी नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम क्या है। कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर की कोटरी गांव से होता है। कहाँ से, जैसलमेर में एक कोटरी गांव है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ज़्यादा दूर नहीं बहती है, केवल 17 किलोमीटर तक बहती है। अब कांकनी नदी के दूसरे नामों की बात करते हैं, इसको मसूरदी नदी कहते हैं। कांकनी नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की कोसी भी कहते हैं। कांकनी नदी को राजस्थान की कोसी नदी भी कहते हैं। और कांकनी नदी की बात करें तो इसको कांकनी नदी को कांकने नदी भी कहते हैं। क्या कांकनी नदी को कांकने नदी भी कहा जाता है। अब मैप की बात करें कांकनी नदी की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, कोटरी गांव जैसलमेर से। कांकनी नदी लास्ट में बुद्ध झील जैसलमेर में जाके समाप्त हो जाती है। तो कांकनी नदी के बारे में हमने बात कर ली। आगे बात करेंगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में। कांकनी नदी है, कांकनी नदी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो कांकनी नदी राजस्थान की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। कांकनी नदी क्या राजस्थान की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। कांकनी नदी राजस्थान की सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी भी मानी जाती है। कांकनी नदी जैसलमेर की मीठी खाड़ी नामक स्थान पर जाके विलुप्त हो जाती है। कौन सी, एक मीठी खाड़ी नाम की जगह जैसलमेर में, वहाँ जाके खत्म हो जाती है। अब बुद्ध झील की बात करें, ये बुद्ध झील हमारे रूपसी गाँव है, कहाँ, जैसलमेर जिले का। वहाँ पे है ये। और बुद्ध झील क्या है, कांकनी नदी पे ही बनाई है। इस झील के अंदर पानी किसका आता है, कांकनी नदी का। अब बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियों। इसमें अफवाह की बात करें, 23% अफवाह क्षेत्र शामिल है। इसके अंदर 4 नदियाँ आती हैं, चंबल नदी, बनास, आयड या बेड़च नदी और गंभीर नदी। इन 4 नदी के बारे में हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के अफवाह क्षेत्र की। पहली नदी आती है हमारी कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी की हम बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जो महू नाम की जगह है, वहाँ से हिमविंध्यन पर्वतमाला की एक चनापाव पहाड़ी है, पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी, चनापाव पहाड़ी। संगम की बात करें तो चंबल नदी का संगम उत्तर प्रदेश में इटावा नाम की जगह है, वहाँ पे यमुना नदी में जाके हो जाता है। हाँ, इटावा नाम की जगह पे जाके किसमें हो जाता है, यमुना नदी में जाके संगम हो जाता है इसका। आप इसको देख सकते हैं। लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर। कितनी, 1051 किलोमीटर। पुरानी किताब में देखें तो 966 किलोमीटर था, लेकिन इसकी लंबाई कितनी, 1051 किलोमीटर।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कितनी है इसकी 322 किलोमीटर। पुराने डेटास की बात करें तो इसमें 135 किलोमीटर ही बताया गया था। तो अभी ये किलोमीटर बढ़ गए नई किताबों के अनुसार। अब बात करें अफवाह की तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों के अंदर ये नदी बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों के अंदर ये नदी बहती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अफवाह क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ के अंदर बहती है, और मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ वालों में क्षेत्र में बहती है। चित्तौड़गढ़ में कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ नाम की जगह है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर हाड़ौती में बहती है। हाड़ौती में कहाँ कोटा और बूंदी क्षेत्र में। फिर डांग क्षेत्र में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन क्षेत्रों में बहती हुई हमारे उत्तर प्रदेश चली जाती है। तो चित्र से भी इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनापा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। फिर से बांधों की बात करें तो गांधी सागर बांध बना हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा डैम, कोटा बैराज। जवाहर सागर बांध को ही कोटा डैम भी कहते हैं। फिर आता है कोटा बैराज। और उत्तर प्रदेश की जो इटावा तहसील है वहाँ पे जाके यमुना नदी में ये जाके मिल जाती है। कौन सी? चंबल नदी। तो इसी से संबंधित एक और मैप है कि जिसमें क्या है कि उद्गम कहाँ से? जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश की, 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, इटावा उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी से जाके मिल जाती है। अब बात करें चंबल नदी के अन्य नामों की। चंबल नदी के अन्य नामों की बात करें हम तो इसको चर्मणवती नदी भी कहते हैं। प्राचीन काल में क्या बोलते थे इसको? चर्मणवती नदी, बारहमासा नदी या बारामासा, इसको कामधेनु नदी भी कहते हैं। क्यों? सबकी इच्छाएं पूरी करती है ये नदी। क्या कहती है? सबकी इच्छाएं पूरी करती है। विशेषताओं की बात करें तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है। यदि राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा गॉर्ज अर्थात वी वैली शेप चंबल नदी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो राजस्थान के सबसे ज़्यादा जो गॉर्ज है ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये हमारे चंबल नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? यह सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। और ये किसकी सीमा बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। किसकी सीमा बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। अब चंबल नदी की बात है, डांग क्षेत्र की बात ना हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो डांग क्षेत्र की बात करें तो डांग क्षेत्र में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर ये 3 जिले शामिल होते हैं। डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 3 जिले शामिल होते हैं। डांग क्षेत्र में करौली को क्या बोलते हैं? डांग की रानी कहते हैं। करौली जिला हमारा, उसको क्या बोलते हैं? डांग की रानी। अब चंबल नदी तो पढ़ ली, हम चंबल नदी की सहायक नदी के बारे में बात करें तो आहू नदी, काली सिंध नदी, नेवाज या निवाज, परवन, पार्वती, सीप, कुनो या कुनु नदी, ब्राह्मणी या बामणी नदी। नदी की कोई कमी नहीं है इस चंबल की। बनास नदी, शिप्रा नदी, मेज नदी, घोड़ा पछाड़, चाकड़ नदी, कुराल नदी, गुंजाल नदी, मांगली नदी। इस तरह चंबल नदी की सहायक नदी की कोई कमी नहीं है। नदियों में एक से बढ़ के एक है। तो हम इन सहायक नदी के बारे में बात करें। सबसे पहले आती है हमारी आहू नदी। आहू नदी के उद्गम की बात करें तो आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला से होता है। किससे? मध्य प्रदेश की जो विंध्यन पर्वतमाला है इससे इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो आहू नदी का संगम चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध नदी में झालावाड़ में जाके होता है। चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध नदी, उसमें झालावाड़ में जाके इसका संगम होता है। आहू नदी चंबल नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। किधर की? राइट साइड की सहायक नदी है। अगली नदी आती है हमारी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की बात करें तो इसका उद्गम की बात करें तो काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला से होता है। कहाँ से? विंध्यन पर्वतमाला से होता है। संगम की बात करें काली सिंध नदी का संगम चंबल नदी में कोटा में जाके होता है। झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदी इन दोनों के संगम पर क्या बना हुआ? गागरोन किला। तो आप ये याद रखें गागरोन किला कहाँ बना हुआ? काली सिंध और आहू इन दो नदियों के संगम पे क्या बना हुआ? गागरोन किला बना हुआ। काली सिंध नदी चंबल की दाईं ओर की सहायक नदी है। किधर की? राइट साइड की सहायक नदी है। काली सिंध नदी चंबल नदी की दाईं ओर की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? काली सिंध नदी। तीसरी नदी आती है हमारी नेवाज या निवाज नदी।
इसकी नदी की उद्गम की बात करें तो नेवाज या नेवाज नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला से होता है। संगम की बात करते हैं, नेवाज या नेवाज नदी का संगम क्या, चंबल की सहायक नदी परवन नदी में झालावाड़ में जाके होता है। इसका संगम किसमें होता है, परवन नदी में होता है, यहाँ पे झालावाड़ में। नेवाज या निवाज नदी है, ये चंबल नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। किसकी, दाईं ओर की सहायक नदी। फिर परवन नदी की बात करें हम, तो परवन नदी का उद्गम क्या, मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला से होता है। किससे, विंध्यन पर्वतमाला से होता है। और संगम की बात करें तो परवन नदी का संगम चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी में हो जाता है। कहाँ पे, कोटा में जाके। परवन नदी चंबल नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। परवन नदी क्या, चंबल नदी की क्या, दाईं ओर की सहायक नदी। अगली नदी आती है हमारी पार्वती नदी। पार्वती नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम की बात करते हैं मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला से होता है। किससे होता है, विंध्यन पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो पार्वती नदी का संगम चंबल नदी में कहाँ होता है, सवाई माधोपुर में जाके होता है। पार्वती नदी चंबल नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अगली नदी आती है हमारी कौन सी, सीप नदी। कौन सी, सीप नदी। तो सीप नदी का उद्गम की बात करते हैं, इसका उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला से होता है। किससे, मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करते हैं, सीप नदी का संगम सवाई माधोपुर के जो पदरा गाँव है उसके रामेश्वरम घाट पर चंबल नदी में जाके हो जाता है। सवाई माधोपुर के पदरा गांव के रामेश्वरम घाट पर चंबल नदी में जाके हो जाता है। सीप नदी चंबल नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। सीप नदी क्या, चंबल नदी की दाईं ओर की सहायक नदी, ये भी आप देख सकते हैं। फिर आता कुनो नदी या कुनू नदी। कुनू नदी या कुनो नदी का उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला से होता है। संगम की बात करें तो कुनू नदी या कुनो नदी का संगम क्या, चंबल नदी में कहाँ होता है, करौली में जाके होता है। चंबल में क्या, करौली में जाके कुनू नदी मिल जाती है। कुन्नू या कुनो नदी चंबल नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। फिर आती है आपके ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की या बामणी नदी भी कह सकते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, हमारे चित्तौड़गढ़ से। इसका उद्गम कहाँ से होता है, हमारे चित्तौड़गढ़ से उद्गम होता है। और इस नदी का संगम चंबल नदी में चित्तौड़गढ़ में जाके होता है। बामणी नदी चंबल नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। किधर की, बाईं ओर की सहायक नदी है। फिर आती है हमारी बनास नदी। कौन सी, बनास नदी। उद्गम की बात करें तो उद्गम इसका राजसमंद से होता है। बनास नदी का संगम सवाई माधोपुर के पदरा गांव के रामेश्वरम घाट पर चंबल नदी में जाके हो जाता है। जब हमारे पदरा गांव है तो पदरा गांव के जो रामेश्वरम घाट है वहाँ पे चंबल नदी में जाके इसका क्या, संगम हो जाता है। और बनास नदी की बात करें तो बनास नदी भी हमारे चंबल नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। बनास नदी चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और बनास नदी की बात करें तो चंबल नदी की बाईं ओर की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी। फिर आता है शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। शिप्रा नदी का संगम मध्य प्रदेश में चंबल नदी में जाके हो जाता है। और इसी के किनारे क्या है, हमारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। मतलब शिप्रा नदी के किनारे क्या बसा हुआ, उज्जैन शहर बसा हुआ है। शिप्रा नदी की बात करते हैं, इसके किनारे जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, तो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कौन सा, महाकाल ज्योतिर्लिंग। अगली नदी आती है हमारी मेज नदी। कौन सी नदी, मेज नदी। मेज नदी की बात करें तो मेज बांध चंबल की सहायक नदी मेज नदी पर कहाँ बना हुआ है, बूंदी के अंदर। अब कुछ परियोजनाएं भी हमारी चंबल नदी पे बनी हुई है। चंबल नदी, ये चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की मिक्स परियोजना है। और चंबल नदी पे के इसमें 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 2 बांधों का निर्माण किया गया है। एक तो हमारे गांधी सागर बांध है, दूसरा हमारा कोटा बैराज है। पहला कौन सा, गांधी सागर बांध, और दूसरा कौन सा, कोटा बैराज बांध है। दूसरे चरण में हमारे यहाँ राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। तीसरे चरण में हमारे जवाहर सागर बांध और कोटा बांध या फिर कोटा बांध बना हुआ है। इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लें। तो सबसे पहले आता है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध की बात करें तो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर बांध चंबल नदी पर पहले चरण में बना था। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है। जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। जबकि चंबल नदी की बात करें तो गांधी सागर बांध है, लेकिन यह हमारे राजस्थान में नहीं, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दूसरा बांध हमारा है कोटा बैराज। कोटा बैराज की बात करें तो ये बांध चंबल नदी पर राजस्थान में कोटा जिले में। कोटा बैराज क्या चंबल नदी पर पहले चरण में बना था और इससे 2 नहरें निकाली गई, एक तो दाई नहर और एक बाई नहर। कोटा बैराज की बात करें तो इससे 2 नहरें निकाली गई, एक दाई नहर और एक बाई नहर। तीसरा बांध आता हमारा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और ये बांध क्या चंबल नदी पर दूसरे चरण में बना था। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है।
माही प्रजात सागर बांध की बात करें तो ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो माही नदी पे बोरखेड़ा गांव है बांसवाड़ा के अंदर, उसमें बना हुआ है। तीसरा हमारा जवाई सागर बांध है, जो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बांध है, जो जवाई नदी पर बना हुआ। कहाँ पे? पाली सुमेरपुर में। सुमेरपुर गांव है, पाली जिला है। राणा प्रताप सागर बांध चूना पत्थर से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। चौथा बांध हमारा जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में स्थित है। राजस्थान का जो कोटा जिला है वहाँ पे चंबल नदी पे है, और जवाहर सागर बांध को कोटा बांध भी कहते हैं। जवाहर सागर बांध चंबल नदी के पर तीसरे चरण में बना था। जवाहर सागर बांध कब बना था? चंबल नदी पर तीसरे चरण में जाके बना था। फिर बात करें सामेला की, तो सामेला झालावाड़ जिले में स्थित है। और सामेला मतलब काली सिंध आहू नदी के संगम को हम क्या बोलते हैं? सामेला, ये मिलन कहते हैं। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग अर्थात गागरोन किला सामेला के पास में स्थित है, अर्थात गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम में झालावाड़ में स्थित है। अब चंबल नदी के संरक्षित जीव की बात करते हैं। चंबल नदी में बहुत सारे जीवों को संरक्षण मिलता है, जैसे हमारे घड़ियाल, एलिगेटर, गांगेय सूस, गंगा डॉल्फिन, उदबिलाव। तो इस तरह बहुत सारे जीव है जिनको संरक्षण कौन देता है? चंबल नदी। और भारत में घड़ियालों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? हमारी चंबल नदी के अंदर। अब बात करें त्रिवेणी संगम की, तो चंबल, बनास और सीप नदियों के द्वारा सवाई माधोपुर में पदरा गांव के पास रामेश्वरम घाट पर त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। तो ये याद रखना, चंबल, बनास और सीप तीन नदियों के द्वारा सवाई माधोपुर के जो पदरा गांव है उसके रामेश्वरम घाट पर त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। फिर आता है एक जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात की बात करें तो चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ जिले में एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। और ये कहाँ पे? भैंसरोडगढ़ जिले में। भैंसरोडगढ़ तो जगह है चित्तौड़गढ़ की, वहाँ पे चंबल नदी पे बना हुआ है। अब इस जलप्रपात की बात करते हैं, 18 मीटर ऊंचा है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात क्या है? कर्नाटक में वराही नदी है वहाँ पे। तो कितना ऊंचा है? 455 मीटर। अब चंबल नदी पे एक ब्रिज भी बना हुआ है। ब्रिज का नाम है हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज क्या? कोटा में चंबल नदी पे बना हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। हैंगिंग ब्रिज की लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। और ये जो हैंगिंग ब्रिज है राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है जो कितना? 1.5 किलोमीटर। इसी से हमारे नेशनल हाईवे नंबर 27, जो हमारे पहले नेशनल हाईवे नंबर 76 कहते थे, जिसको अब 27 कहते हैं, ये गुजरता है। किससे? हैंगिंग ब्रिज से। हैंगिंग ब्रिज आप देख सकते हैं, ये सुंदर सा हैंगिंग ब्रिज। फिर आता है हेरिटेज रिवर फ्रंट। क्या? हेरिटेज रिवर फ्रंट की बात करें तो ये हमारे चंबल नदी पे कोटा में बना हुआ है। राजस्थान का पहला रिवर फ्रंट है, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। या रिवर फ्रंट तो काफ़ी जगह है, लेकिन हेरिटेज रिवर फ्रंट है। ये भारत का दूसरा रिवर फ्रंट है। पहला रिवर फ्रंट क्या है? हमारे साबरमती नदी पर गुजरात में बनाया गया था। अब इसकी लंबाई की बात करें तो पहले चरण में 6 किलोमीटर बना, दूसरे चरण में 19, तो इस तरह टोटल 25 किलोमीटर का हमारा रिवर फ्रंट है। चंबल नदी की और ख़ास बात देखें तो करौली जिले का प्रतीक चिन्ह क्या? हमारे घड़ियाल है। ये करौली जिले में हमारे चंबल नदी बहती है और वहाँ घड़ियाल खूब है। कोटा जिले का प्रतीक चिन्ह हमारे उदबिलाव है, क्योंकि हमारे चंबल नदी में उदबिलाव का संरक्षण दिया गया। ये उदबिलाव है। फिर आती है हमारी भारत की जो राष्ट्रीय जीव है गंगा डॉल्फिन, ये भी हमारे है, इसके अंदर मिल पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन को राजस्थान के राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था? 2010 में। भारत का राष्ट्रीय जीव या पशु कौन सा? बाघ है। और विरासत पशु कौन सा? हमारा हाथी। राजस्थान का कौन सा है? ऊंट। अब बात करें बनास नदी की, तो बनास नदी के उद्गम की बात करें तो बनास नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ी से होता है। राजस्थान राजसमंद की जो खमनोर पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो बनास नदी का संगम राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की जो पदरा गांव के जो रामेश्वरम घाट है वहाँ पर चंबल नदी में जाके हो जाता है। लंबाई की बात करें तो बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। पुरानी किताबें देखें तो उसमें 480 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 512 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र क्या है इसका? राजस्थान। अभी कहाँ कहाँ होकर बहती है? मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये बनास नदी का दक्षिणी मैदान है। करौली, मालपुरा का मैदान की बात करें, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये बनास का उत्तरी मैदान है।
तो हम देख सकते हैं मेवाड़ मैदान और मालपुरा करौली मैदान इसके अपवाह क्षेत्र है। बनास नदी को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी नदी, इन नामों से इसको जाना जाता है। मैप में देखें बनास नदी को, तो उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से होता है, फिर उदय सागर झील में गिरती है। ठीक है, तो इसको आयडे बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी आयडे बेडस नदी की बात करते हैं। आयडे बेडस नदी का उद्गम क्या गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से होता है। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बदल जाता है। फिर ये हमारे खमनौर की पहाड़ी है राजसमंद में, वहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। इसी के किनारे चित्तौड़गढ़ किला है। गंभीरी नदी और आयड नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, गंभीरी नदी, उसके किनारे पे क्या चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। अब इन्हीं चीज़ों को टेक्स्ट के रूप में भी देख लेते हैं। विशेषताओं की बात करें तो बनास नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। बनास नदी न केवल राजस्थान की, ये केवल राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः राजस्थान की नदी है। अब बनास नदी की सहायक नदी के बारे में बात करें तो कालीसिल नदी, डाई नदी, मैनाल नदी, मोरेल नदी, आयड या बेडस नदी, कोठारी नदी, खारी नदी इसकी सहायक नदी है। कौन सी? गलवा नदी, बांडी नदी, मानसी नदी, तो आप इनको सहायक नदियों को देख सकते हैं। इस मैप को मैं आपको थोड़ी सी देर बाद समझाऊंगा। सबसे पहले आती है आपकी कालीसिल नदी। कालीसिल नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? करौली से। संगम की बात करें तो कालीसिल नदी का संगम बनास नदी में सवाई माधोपुर में जाके होता है। कहाँ? सवाई माधोपुर में जाके होता है, बनास नदी में जाके इसका संगम। अगली नदी आती है डाई नदी। डाई नदी का उद्गम क्या? अजमेर में होता है। हाँ, अजमेर में होता है। संगम की बात करें तो डाई नदी का संगम बनास नदी में टोंक जिले में जो राजमहल नाम की जगह है वहाँ पे जाके हो जाता है। डाई नदी का संगम कहाँ? बनास नदी में टोंक जिले में जो राजमहल नाम की जगह वहाँ पे जाके इसका संगम हो जाता है। और डाई नदी बनास नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। इधर की बाईं ओर की सहायक नदी बनास नदी की। फिर आती है आपकी मैनाल नदी। मैनाल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भीलवाड़ा से। मैनाल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भीलवाड़ा से होता है। संगम की बात करें तो मैनाल नदी का संगम बनास नदी में भीलवाड़ा में जाके होता है। मैनाल नदी बनास नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। अगली हमारी मोरेल नदी आती है। इसके उद्गम की बात करते हैं, इसका उद्गम जयपुर से होता है। मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर से। मोरेल नदी का संगम की बात करते हैं बनास नदी में सवाई माधोपुर जिले में इसका संगम हो जाता है। मोरेल नदी बनास नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। मोरेल बांध की बात करें तो बनास नदी पर दौसा और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा पर ये हमारा मोरेल बांध बना हुआ है। अगली नदी आती है हमारे आयड या बेडच नदी। आयड या बेडच नदी की बात करें तो इसका उद्गम उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से होता है। संगम की बात करें तो आयड नदी का संगम बनास नदी में भीलवाड़ा में बिगोद नाम की जगह है, वहाँ पे जाके होता है। कहाँ? भीलवाड़ा में बिगोद नाम की जगह है, वहाँ पे आयड नदी का संगम बनास नदी में जाके हो जाता है। भीलवाड़ा का जो बिगोद नामक जगह है वहाँ पर बनास, आयड और मैनाल इन तीन नदियों के द्वारा एक त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। कहाँ पे? बिगोद नाम की जगह पे। आयड नदी पर उदयपुर में उदय सागर झील स्थित है। आयड नदी पर क्या? उदय सागर झील स्थित है। आयड नदी का नाम ही उदय सागर झील, नाम उदय सागर झील तक तो आयड रहता है, और उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड को क्या बोलते हैं? बेडच नदी कहते हैं। आयड नदी बनास नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। आयड नदी बनास नदी की दाईं ओर की सबसे लंबी सहायक नदी भी हमारी आयड नदी है। अगली हमारी नदी आती है कोठारी नदी। कौन सी? कोठारी नदी। कोठारी नदी के उद्गम की बात करें तो कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद की दिवेर की पहाड़ियों से होता है। किससे? दिवेर की पहाड़ियों से होता है। कोठारी नदी का संगम की बात करें तो बनास नदी में भीलवाड़ा में जाके इसका संगम हो जाता है। कहाँ पे? बनास नदी में भीलवाड़ा में जाके इसका संगम हो जाता है। कोठारी नदी बनास नदी की बाईं ओर की सहायक नदी भी है। फिर मेजा बांध की बात करें तो कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी पर क्या बना हुआ? भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। फिर आती है हमारी खारी नदी। तो खारी नदी के उद्गम की बात करें तो खारी नदी का उद्गम राजसमंद की बिजराल की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? राजसमंद जो बिजराल की पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो खारी नदी का संगम बनास जिले नदी में टोंक जिले में एक राजमहल नाम की जगह है। टोंक जिले के एक राजमहल नाम की जगह, वहाँ पे बनास नदी में इस खारी नदी का संगम हो जाता है। टोंक जिले के जो राजमहल नामक जगह है वहाँ पे बनास, खारी और डाई तीन नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं।
खारी नदी बनास नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। खारी नदी क्या है? बनास नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। खारी नदी बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। खारी नदी बनास नदी की बाईं ओर की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। अगली नदी आती है हमारी गलवा नदी। कौन सी नदी? गलवा नदी। तो गलवा नदी का उद्गम की बात करें तो अजमेर से होता है। संगम की बात करें तो गलवा नदी का संगम बनास नदी में होता है। गलवा नदी पर टोंक जिले में उनियारा जिले क्षेत्र में क्या गलवा बांध बना हुआ है। ये बांध भी याद रखना, गलवा बांध। फिर आती है हमारी बांडी नदी। बांडी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर से होता है। और संगम की बात करें तो संगम कहाँ होता है? बनास नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। और बांडी नदी पर क्या है? अजमेर में आना सागर झील बनी हुई है। तो हम उस मैप छूट गया था, उस मैप के बारे में देख लेते हैं। तो राजसमंद में क्या हमारे बिजराल की पहाड़ी है, दिवेर की पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी, दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी और गौमुदा की पहाड़ी से बेडस नदी निकलती है। हमारे मेणाल, बनास और बेडस तीनों मिलकर पहला त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर हमारे डाई, खारी और जो हमारी बनास है, तीन मिलकर दूसरा संगम बनाती है। बिसलपुर बांध टोंक में ये हमारी बांध बना हुआ है जो हमारे बनास नदी पे। तीसरा बांध की बात है तो ईसदा बांध है, ये हमारे सवाई माधोपुर में बना हुआ है और ये सीप नदी आके इससे मिलती है। ठीक है, सीप, बनास और चंबल तीनों नदियां मिलकर तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। इस चित्र को भी हमने देख लिया है। चित्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप इन चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। अब बनास नदी में बनने वाले त्रिवेणी संगमों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम कौन बनाता है? बनास नदी। बनास नदी पे 3 त्रिवेणी संगम है और वो कौन कौन से? बिगोद, राजमहल और रामेश्वरम घाट। कौन कौन से? बिगोद, राजमहल और रामेश्वरम घाट, 3 हमारे त्रिवेणी संगम है। पहला बिगोद आता है जो कहाँ? भीलवाड़ा में। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? यहाँ पे 3 नदियाँ, बनास, बेडच और मेनाल। कौन कौन सी 3 नदियाँ? बनास, बेडच और मेनाल, 3 नदियाँ आपस में मिलती है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जो बिगोद में बनास, बेडच और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। दूसरा त्रिवेणी संगम हमारा कौन सा? राजमहल। ये कहाँ है? टोंक में। नदियाँ कौन कौन सी मिलती है? बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी। बनास, खारी और डाई 3 नदियाँ मिलकर यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं। राजस्थान के टोंक जिले के राजमहल में बनास, खारी और डाई तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। तीसरा हमारा त्रिवेणी संगम है रामेश्वरम घाट। कौन सा? रामेश्वरम घाट। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। 3 नदियाँ यहाँ पे भी, बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप तीनों नदियाँ मिलके रामेश्वरम घाट पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वरम घाट में बनास, चंबल और सीप तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। अब बनास नदी पे बांधों की बात करते हैं। बनास नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो बात करें बांधों की तो उद्गम से संगम की ओर जाने को देखें तो पहला मातृकुंडिया बांध है, फिर बिसलपुर बांध और फिर ईसदा बांध, 3 बांध बने हुए। पहला बांध आता है हमारा मातृकुंडिया बांध। कौन सा बांध है? मातृकुंडिया बांध। तो मातृकुंडिया बांध की बात करें तो बनास नदी पे चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। सबसे ज़्यादा 52 गेट वाला बांध कौन सा? मातृकुंडिया बांध। इसी बांध को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। तो मातृकुंडिया बांध है, इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अगला आता है हमारा बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर हमारे केकड़ी जिले के अंदर है, नया जिला है ना केकड़ी, वहाँ पे बिसलपुर बांध पहले टोंक जिले में आता था, वर्तमान में केकड़ी में आता है। अब बिसलपुर बांध क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जिसमें जलापूर्ति हमारे अजमेर, नागौर, टोंक, केकड़ी, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, इन सब जिलों के अंदर इसकी जलापूर्ति होता है, तो पानी जाता है। बिसलपुर बांध क्या? कंक्रीट से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। बिसलपुर बांध को चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत नदी जोड़ो परियोजना या भारत में अमृत क्रांति नाम की जो परियोजना है, इससे किससे जोड़ेंगे? चंबल नदी से। बिसलपुर बांध के में अतिरिक्त पानी आएगा, उस पानी को ईसदा बांध में छोड़ दिया जाएगा और वर्तमान में भी इसी में छोड़ते हैं। तो आरटीडीसी है, तो उसके द्वारा बिसलपुर बांध को मिनी गोवा का दर्जा दिया जाता है। आरटीडीसी मतलब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ये क्या कहता है? मिनी गोवा कहता है किसको? बिसलपुर बांध को। अब रंगीन मछलियों का फिश एक्वेरियम और प्रजनन केंद्र, ये भी हमारे बिसलपुर बांध में ही बनाया गया। किसका? रंगीन मछलियों का। बिसलपुर बांध को 2008 में राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था। बिसलपुर बांध क्या राजस्थान का पहला बांध है जिस पर स्काडा तकनीक संचालित की जाती है। स्काडा तकनीक क्या करती है? पानी के वितरण और नियंत्रण को करने वाली
एक तकनीक है, पानी का नियंत्रण और वितरण करने वाली तकनीक है। जवाई बांध राजस्थान का दूसरा बांध है जिसपे क्या स्काडा तकनीक लगाई गई। जवाई बांध कहाँ है? जवाई नदी पे पाली है। तीसरा बांध है हमारा कौन सा? ईसरदा बांध। ईसरदा बांध की बात करते हैं बनास नदी पर सवाई माधोपुर में। कहाँ पे? बनास नदी पे सवाई माधोपुर में। अगली नदी आती है हमारी आयडिया बेड़स नदी। कौन सी नदी? आयडिया बेड़स नदी। आयड या बेड़स नदी की बात करते हैं, इसके उद्गम की बात करें तो आयड नदी या बेड़स नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से होता है। कहाँ से? उदयपुर में जो गोगुंदा पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करते हैं, इसका संगम बनास नदी में बिगोद में भीलवाड़ा में जाके होता है। बिगोद नाम की जगह है भीलवाड़ा में, वहाँ जाके इसका संगम हो जाता है। अफवाह की बात करते हैं, राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इन 3 जिलों में इसका अफवाह क्षेत्र है। विशेषता की बात करें तो बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? आयड या बेड़स। दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? आयड या बेड़स। तो अब इसको देख लेते हैं। ये चित्र वैसे हमने पहले भी देख लिया था, एक बार वो देख लें। इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से, उदय सागर झील में गिरने से पहले इसको बेड़स कहते थे, फिर आयड, फिर खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है, इस नदी से जाके ये मिल जाती है। फिर गंभीरी नदी भी इससे जाके मिलेगी और इसी के किनारे पे गंभीर और आयड नदी के किनारे पे क्या है? हमारा चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। तो ये चित्र भी आप देख सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये नदियाँ बार बार देखेंगे समझेंगे तो हो जाएगा। आयड या बेड़स नदी की बात करते हैं, इसकी सहायक नदी हमारी गंभीरी नदी है। गंभीरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ? मध्य प्रदेश से होता है। गंभीरी नदी का संगम कहाँ? बेड़स नदी में चित्तौड़गढ़ में जाके हो जाता है। फिर बात करें उदय सागर झील की, तो उदय सागर झील उदयपुर में, आयड नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़स नदी बन जाती है। अर्थात उदय सागर झील में गिरने से पहले यह आयड नदी के नाम से जानी जाती है, बाद में यह बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। फिर चित्तौड़गढ़ किले की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ किला बेड़स और गंभीरी दोनों नदियों के किनारे पर स्थित है। बेड़स और गंभीरी नदी के किनारे पर क्या है? चित्तौड़गढ़ किला। फिर आता है आपके त्रिवेणी संगम। बनास, मेणाल और बेड़स नदियों के द्वारा भीलवाड़ा जिले के बिगोद नामक जगह पर त्रिवेणी संगम बनाया गया है। कहाँ? बनास, मेणाल और बेड़स नदियों के द्वारा भीलवाड़ा जिले के बिगोद नामक जगह पर त्रिवेणी संगम बनाया गया है। बनास नदी का उद्गम क्या? राजसमंद की खमनोर पहाड़ी से होता है। कहाँ से? खमनोर पहाड़ी से। और मेणाल नदी का उद्गम क्या? भीलवाड़ा से होता है। तो तीनों नदियाँ मिलकर क्या करती? त्रिवेणी संगम बनाती। बेड़स नदी, मेणाल नदी और बनास नदी तीनों मिलके भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती। कहाँ? बिगोद के अंदर। अगली नदी आती है हमारी गंभीर नदी। कौन सी? गंभीर नदी। तो गंभीर नदी को ऊंगटन नदी भी कहते हैं। गंभीर नदी को क्या बोलते हैं? ऊंगटन नदी भी कहते हैं। उद्गम की बात करें तो गंभीर नदी का उद्गम करौली जिले की सपोटरा तहसील से होता है। कहाँ से? सपोटरा तहसील है करौली में, वहाँ से। संगम की बात करें तो गंभीर नदी का संगम यमुना नदी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जाके होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें 288 किलोमीटर। ये हमारे राजस्थान उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बहती है। फिर बात करें राजस्थान उत्तर प्रदेश की, तो राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती है, फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो गंभीर नदी को हम क्या बोलते हैं? ऊंगटन नदी भी कहते हैं। गंभीर नदी का दूसरा नाम क्या? ऊंगटन नदी। अब गंभीर नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसका पार्वती नदी या पार्वती सेकंड भी इसको कह सकते हैं, अटा नदी, माची नदी, भद्रावती नदी, भैंसावल नदी, बरखेड़ा नदी। कौन कौन सी सहायक नदी है? पार्वती, अटा, माची। तो इस तरह देख सकते हैं वो सिंगम का डायरेक्ट है, अत्ता, माची, सटकली। तो पार्वती, अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावर और बरखेड़ा, तो ये हमारी इसकी सहायक नदी हैं। अब पांचना बांध की बात करें तो करौली में पांचना बांध बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ बांध है। अब पांचना बांध क्या है? इसी नदी पर बना हुआ है। पांचना बांध से क्या? अजान बांध भरतपुर में जलापूर्ति की जाती है। पांचना बांध में गंभीर नदी, अटा नदी, माची, भद्रावती, भैंसावर नदी, बरखेड़ा, इन सब नदियों का पानी आके मिलता है। तो इस तरह आज हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में सारी जानकारी ले ली। राजस्थान की सारी नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली, अंतःप्रवाह की सारी नदियों के बारे में जानकारी ले ली। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये सोचते होंगे कि वीडियो इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि रिवीजन मोड पे बनाया गया है ताकि बच्चों को आसानी से रिवीजन किया जा सके, कम समय में सिलेबस का आसानी से रिवीजन किया जा सके। तो ये इसलिए बनाया गया है, नहीं तो कम से कम 5 से 6 घंटे का लेक्चर बनता है इसका। यदि पसंद आता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।